क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और बताइएगा। अब ये क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड देता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। अगर आप ये 106 क्वेश्चन बहुत मन से तसल्ली से कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिलेबस ठीक से पढ़ा हुआ है, चीजें इसके बाहर नहीं जाएंगी, बहुत ही क्वालिटी रिवीजन आपका इनके थ्रू हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल पक्की है, लिख के ले सकते हैं, है ना। देखिएगा, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आता है, सीटेट में 5 नंबर का है। तो समावेशन के संदर्भ में, समावेशन मतलब इंक्लूड करना हर बच्चे को, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं यानी करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम, किस वे में सेम है और कहां वो डिफरेंट है। करिकुलम में जो लर्निंग की एक्सपेक्टेशन है कहां सेम है और कहां डिफरेंट है। अब जहां पे भी 2 डैश वाले क्वेश्चन आते हैं हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हमें पढ़ना, आधा काम 50% काम आपका वहीं खत्म हो जाता है जहां आप पेडागोजी के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन व्हाट, एनरिचमेंट नहीं, एनरिचमेंट तो गिफ्टेड बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए थोड़ी होता है एनरिचमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग चीजें भी होंगी, डिफरेंट एक्टिविटी होंगी। गिफ्टेड बच्चा जिसका मेंटल लेवल थोड़ा ज्यादा है। एक्सेलरेशन हर बच्चे के लिए नहीं है, ये भी गिफ्टेड बच्चे के लिए है कि एक साल में 2-2 क्लास जंप नहीं हो जाती क्लास, वो एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ा दी आपने, त्वरण कहते हैं हिंदी में। एकोमोडेशन, हाँ एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को एकोमोडेट करना है, ये बात सही है कि समायोजन तो हर तरह के बच्चे का होना चाहिए, हर तरह के बच्चे को हम इंक्लूड करके चलेंगे क्लास में। हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, चाहे बच्चा चल सकता हो, नहीं चल सकता हो, देख सकता हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो या फिर गिफ्टेड हो, एवरेज हो, हर तरह का बच्चा कक्षा में सीख सकता है, उसको हमें एकोमोडेट करना है। ये बात एकदम सही है कि समायोजन की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम है हर बच्चे से। वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट, मॉडिफिकेशन डिफरेंट होंगी। करिकुलम सबको समाहित कर ले, ये बात सही है, एकोमोडेट हर किसी को करना है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन मॉडिफिकेशन में डिफरेंट होंगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन कैसे, एक बच्चा है जो हियरिंग इंपेयर्ड है, यानी जो देख नहीं सकता, सुनने में जिसको दिक्कत होती है। अब जिसको सुनने में दिक्कत होती है आपको एकोमोडेट तो उसको भी करना है, यानी क्लास में तो इंक्लूड उसको भी करना है, समायोजन तो उसको भी करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे। तो एकोमोडेशन तो करना ही है, इसमें तो एक्सपेक्टेशन सेम है कि हर बच्चे को एकोमोडेट करना है। संशोधन आपका डिफरेंट होगा, डिफरेंट बच्चे के लिए मॉडिफिकेशन आपका डिफरेंट होगा। हियरिंग इंपेयर्ड को आप आगे बिठाते हैं, एक बच्चा है जिसको विजुअली कुछ दिक्कत है या बिल्कुल नहीं देख सकता, दृष्टि बाधित है एकदम, तो आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच्चा हो सकता है बिल्कुल हियरिंग उसका इंपेयरमेंट उस लेवल पे कि वो सुन ही नहीं सकता, तो आप एड्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह का यूज कर सकते हैं। तीसरा बच्चा है जिसको कोई और दिक्कत है, व्हील चेयर से आता है मान लीजिए, तो आप या तो स्कूल में रैंप बनवाइए या फिर आपके ग्राउंड फ्लोर पे उसकी क्लास होनी चाहिए। तो एकोमोडेट तो उसको भी करना है, लेकिन मॉडिफिकेशन होगा, स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि डिफरेंट नीड है बच्चों की। इतनी बात क्लियर है। तो जो अपेक्षाएं हैं वो तो समायोजन की सेम है सबके लिए, क्योंकि हर बच्चे को आपको, जैसे मदर नेचर हमको सबको इंक्लूड करके रखती है, यानी जो माँ प्रकृति हम कहते हैं, चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, अगर आप एक जगह पे हैं तो धूप सबके लिए समान होती है, हवा सबके लिए समान चलती है, पानी है तो सबके लिए है, वो बात अलग है, हमने उसको बांटा हुआ है। ठीक, तो प्रकृति हमको सबको समान लेकर के चलती है और इंक्लूड करके चलती है। उसी तरह से आपको क्लासरूम में भी हर बच्चे को इंक्लूड करना है। और एक और बात हम कहते हैं कि आप सिस्टम में चेंजेस लाइए, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कथन है, पूछा जा चुका है, बहुत पहले आया था, कई साल पहले। सिस्टम में परिवर्तन लाइए, बच्चे में नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बना है बच्चे के लिए। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। सी ऑप्शन इज दी बेस्ट आंसर, उल्टा नहीं कर सकते। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन दोनों और एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चे के लिए होते हैं। एनरिचमेंट प्रोग्राम में ज्यादा एक्टिविटीज, कुछ चैलेंजिंग टास्क, कुछ एक्स्ट्रा बुकलेट्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए। गिफ्टेड बच्चे वो हैं जिनका आईक्यू ज्यादा है, या फिर वो किसी एक क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड हैं, या कुछ नया जानते हैं, क्रिएटिव हैं। 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड, गिफ्टेड, टैलेंटेड, क्रिएटिव बच्चा और इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिसका आईक्यू ज्यादा है। ठीक, तो ये एक बात हुई। एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन ये फिर एक्सेलरेशन होता है, अगेन गिफ्टेड बच्चों के लिए हो गए ये दोनों टर्म, तो ये तो हट ही जाते हैं। ठीक, मॉडिफिकेशन सबके लिए समान नहीं कर सकते, अलग अलग बच्चों की नीड है तो अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन लगेगा। हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए अलग लगेगा, उसके लिए टैक्टाइल मटेरियल, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करोगे। हियरिंग इंपेयर्ड, श्रवण दोष है जिसको, उसके लिए मशीन का इस्तेमाल करोगे। तो डिफरेंट होना चाहिए, मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता, तो यहां तो ये आ ही नहीं सकता था मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अब ये आया हुआ क्वेश्चन है शायद जुलाई का या फिर जनवरी में, तो अब कई लोग जब कहेंगे अरे ऐसे क्वेश्चन तो अब आते ही नहीं है, भाई ये हुआ बनाया गया, ये आपको बेची गई है ये बात कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, और डिफिकल्ट, इन्हीं क्वेश्चंस को आप डिफिकल्ट कह देते हैं जब पहली बार पेपर में दिखते हैं तो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग इज डैश, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डैश।
अपसारी चिंतन डैश है जबकि अभिसारी चिंतन डैश है? बताइए। अपसारी चिंतन यानी दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट और दिशाएं याद रख लीजिएगा, डाइवर्जेंट दिशाएं यानी मल्टीपल वेज में सोचना, कई सारे सॉल्यूशंस सोचना। ठीक, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एनकरेजेस मल्टीपल आंसर्स, बात तो सही है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन फैला हुआ है ना, इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। सही लग रहा है ये तो हमें। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट को डाइवर्जेंट तभी कह रहे हैं क्योंकि वो दिशाओं में फैलता है, एक प्रॉब्लम के 50 सॉल्यूशन है आपके दिमाग में। क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है डाइवर्जेंट थिंकिंग डायरेक्टली। डीसी साथ जाता है, मैं बार बार कहती हूं, सीसी साथ नहीं जाता। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, कुछ नया करने से जुड़ा हुआ है। वहीं जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी के साथ नहीं जाता। ठीक, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका इसमें लगेगा, ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शन है, एक आंसर चूज करना है। ठीक, फिक्स तो नहीं होगा। प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही लागू होगा। वर्बल एबिलिटीज को प्रमोट करेगा, ऐसा कोई एक सब्जेक्ट में नहीं लगती क्रिएटिविटी, कहीं पे भी लग सकती है। ठीक, तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि कई दिशाओं में सोचने की बात करेगा। और अभिसारी चिंतन एक समाधान पर स्थिर है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है लेकिन आपको अभिसारी चिंतन लगाते हुए यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाते हुए एक ही चूज करना है। और ये एक चूज करने में आपने क्या किया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, जो भी आप जानते थे आपने उसको यूज कर लिया है। ठीक, इसमें इंटेलिजेंस लगती है। क्या लगती है? इंटेलिजेंस लगती है। किसमें? डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग में। अभी मैं ये क्लियर कर देती हूं। ये जॉय पॉल गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड नाम के व्यक्ति हैं, उनका कथन है कि जेपी गिलफर्ड कहते हैं, जिन्होंने ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दिया है, जिन्होंने इस पर चर्चा की है, बेसिकली जो जितना फेमस आपको ये दिखता है, जेपी गिलफर्ड कहते हैं। इंटेलिजेंस पे इनकी थियरी है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, बट आपके काम की नहीं है, जनरली पूछी नहीं जाती आजकल कहीं। 3D इंटेलिजेंस भी कहते हैं उसको। ठीक, तो अगर हम देखें, इन्होंने कहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा है किससे? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, दिशाओं में सोचना। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, 5 सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएंगे, तो ये रचनात्मकता, कुछ नया करने से जुड़ी हुई है। और क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, बच्चा नया करे, कुछ नोवल करे, यूनिक करे, ये जरूरी है। और हर बच्चे में क्रिएटिविटी की क्षमता है, डिग्रीज अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा आपके लुई टर्मन कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी ऐसा नहीं कुछ ही बच्चों में है, हम सब में क्रिएटिविटी नॉर्मल है, नेचुरल बात है, लेकिन हाँ डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो जब धिनचक पूजा जो है कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, उसकी डिग्री अलग है और लता मंगेशकर जी की अलग है, तो क्रिएटिविटी की डिग्रीज अलग होंगी। ठीक, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट मतलब दिशाओं में सोचेंगे आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, अपने विचार लिख रहे हैं, दिशाओं में सोच रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, यानी बुद्धि से। ये जॉय पॉल गिलफर्ड ने ही कहा है। ठीक, एक सेशन आपके सारी समस्याएं दूर करा देगा अगर आप ठीक से इसको पढ़ लेंगे या ठीक से समझ भी लेंगे ये सेशन, क्योंकि सारे टॉपिक्स ही कवर हो जाएंगे। रचनात्मकता यानी कुछ नया करने की क्षमता। तो नया करने की क्षमता जुड़ी है जब आप मल्टीपल सॉल्यूशंस पे सोचते हैं, ओपन एंडेड थॉट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। गिफ्टेड बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, यानी वो बच्चे जिनकी इंटेलेक्चुअल क्षमता ज्यादा है। हर एक क्रिएटिव बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर होगा, यानी हर एक रचनात्मक बच्चा जो कुछ नया सोच पाता है, कुछ नया कर पाता है, उसके अंदर अपसारी चिंतन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सारे डाइवर्जेंट थिंकर, यानी जो हर बच्चा जो दिशाओं में सोचता है, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव ही हो। ठीक है, तो जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ी है और कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है यहाँ? इंटेलिजेंस, जैसे आपने 4 ऑप्शन में से एक चूज किया, इसमें आपने इंटेलिजेंस का यूज किया, कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं लगाई, कोई 5वां ऑप्शन नहीं बना दिया आपने। क्रिएटिविटी में आप कुछ नया बनाते हैं, कोई नया ऐसे कोई नया विचार बोल दिया, कुछ नया विचार लिख दिया, कुछ नई चीज बना दी। ठीक, तो वो क्रिएटिविटी है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ डीसी साथ जाते हैं, सीसी नहीं। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ जाते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते हैं। इंटेलिजेंस के साथ जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। बहुत ही जरूरी बात है, बार बार पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा, है ना। प्राचीन काल से पूछा जाता रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का रिश्ता, और आगे भी पूछा जाता रहेगा, भविष्य में भी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने क्वेश्चन ही वो रखे हैं जो पूछे ही जाते हैं उस तरह से, उसी के अराउंड घुमा फिरा के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 3? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। समावेशी शिक्षा पे क्वेश्चन आना ही है, 5 नंबर का टॉपिक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी पे किया था। सही नहीं है, जब नॉट लिखा हुआ है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़े आपको। जब नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब
ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चंस में गलतियां ज्यादा होती हैं। इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी समावेशी शिक्षा वो है इस तरह से पढ़ाना कि किसी को भी बहिष्कृत ना करें, एक्सक्लूड ना करें, इंक्लूड करें, सेग्रीगेट ना करें। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है अलग करना, कि ये वाला बच्चा देख नहीं सकता, चलो इसको अलग बिठा दो, इसको ये कर दो, सबको साथ लेके चलना है एक छत के नीचे रेगुलर स्कूल में। तो एक्सक्लूड नहीं करती, उसको इंक्लूसिव कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको तो गलत चाहिए, नॉट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 3 बातें ऐसी होंगी जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में होंगी, और एक ऑप्शन होगा एकमात्र जो गलत होगा, उस गलत को ही पकड़ना है हमें यहाँ, वही सही है क्योंकि हमें नंबर वही दिलाएगा। इंक्लूसिव, सेकंड ऑप्शन है इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। हाँ भाई, हर बच्चे की आवश्यकता को ऐसी पेडागोजी या ऐसे मेथड्स अपनाना जहां हर बच्चे की आवश्यकता को आप इंक्लूड कर पाए, सही है ये भी। थर्ड ऑप्शन है एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, यानी भाषा में भी अंतर हो सकता है, भाषा के इस्तेमाल में भी अंतर हो सकता है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर रही है, ठीक है भाई, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों, अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे हों, हर तरह से इंक्लूड करेंगे। फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, फिफ्थ तो है नहीं, तो यही सही होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, ये गलत हो गया क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फिक्स होना नहीं चाहिए, रिजिडिटी नहीं चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए हमको। वो आपने बचपन में कहावत सुनी होगी कि जो पेड़ झुकते नहीं है टूट जाते हैं टाइप्स, यानी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अप्रोच में चेंजेस चाहिए जहां जरूरत हो, ठीक। तो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, स्टैंडर्ड मूल्यांकन या स्टैंडर्ड आपका जो असेसमेंट है वो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको टीचर की भी जरूरत पड़ेगी, टीचर मेड भी असेसमेंट कई बार, या डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी आकलन के लिए। जरूरी नहीं है जो बच्चा देख नहीं सकता वो भी आपका लिख के ही आपको बताएगा सारी चीजें। तो स्टैंडर्ड असेसमेंट का तरीका यानी एक सबके लिए, यूनिफॉर्म तरीका यहां नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मिटी यहां नहीं चल पाएगी, और करिकुलम में भी आपको रिजिडिटी या फिक्स्ड नहीं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड्स होंगे, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं विभेदी अनुदेशन, डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको अपने करिकुलम में भी। फिक्स तो वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, अभी हम कीवर्ड वाला सेशन एक मैं लूंगी आपके साथ, तब हम इस बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? असर्शन यानी अभिकथन है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर साल, बस तरीका बदल जाता है इसको पूछने का, कभी ये असर्शन की फॉर्म में, कभी फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, कभी डायरेक्ट आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो असर्शन क्या है? यानी एक स्टेटमेंट है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी बच्चे जो हैं चाइल्डहुड को या बाल्यावस्था को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं अलग अलग संस्कृति में। आपके यहाँ यानी हमारे यहाँ जो एक बच्चा है जो एक तरह से बचपन को महसूस कर रहा है, जो उसके अनुभव हैं, जो त्योहार वो मना रहा है, वो डिफरेंट है जो शायद अमेरिका में एक बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर इवन एक गरीब और अमीर परिवार के बच्चे के बचपन में भी अंतर है ना। हो सकता है आपके घर का 8 साल का बच्चा या एक बच्चा जो बलून बेचता है रोड पे, उसका बचपन एकदम डिफरेंट है। एक वो जो कभी खुशी कभी गम में जो वो रोहन दिखाया गया है कि बाबा जा रहे हैं आराम से बॉटल वॉटल लेके, उनका बचपन बिल्कुल अलग है, उम्र सेम है जबकि। तो बचपन क्या एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रचना हो जाती है, सोशल कंस्ट्रक्शन हो जाती है कि समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना हो गई है ना। स्टेज कुछ हद तक सेम है कि हमने बांट दिया, अच्छा जन्म से 2 वर्ष इतना फिर इतना, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये सोशल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। अलग अलग लोग बचपन को अलग अलग बच्चा अलग तरह से अनुभव करता है। ये बात सही है जी, ये बात सही है। स्टेजेस सेम है, वो हमने बनाई है, लेकिन बचपन एज अ कॉन्सेप्ट या एडोलेसेंस एज अ कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये इन्होंने गलत कह दिया। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखो ऑर्डर या सीक्वेंस कुछ हद तक सार्वभौमिक है कि पहले दूध के दांत आते हैं, फिर फिक्स दांत आते हैं, मतलब परमानेंट। पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है। तो पैटर्न या सीक्वेंस तो ठीक है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा है। लेकिन बचपन या बाकी जो अनुभव है बचपन का या किशोरावस्था का, वो सबके लिए सेम हो, ये कहना गलत है। तो ये अब यहां पे बात ये गलत हो जाएगी कि चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि स्टेजेस या पैटर्न लिखा होता तो हम सही कह देते कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ लागू होता है ना डेवलपमेंट पे, कि भाई यूनिवर्सल होती हैं स्टेजेस जो है, पैटर्न जो है यूनिवर्सल है कि बच्चा पहले बैठेगा फिर खड़ा होगा, फिर ये जो है पैटर्न सबके लिए सेम है। लेकिन पैटर्न की बात नहीं की, जस्ट लिख दिया चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, तो ये बात भी गलत हो गई। तो ए इज राइट बट आर इज नॉट राइट या फॉल्स। तो थर्ड के साथ चले जाएंगे। वो तीसरी शर्त तो यहां आती नहीं है, क्योंकि जब दोनों सही होंगे तब हम चेक करते हैं कि रीजन सही है ए के लिए या नहीं। ठीक, तो सचिन सही है सीमा के लिए या नहीं, ये हम बाद में थर्ड स्टेप पे चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 10 क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, समझते जाएंगे जहां जहां जरूरत होगी। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थियरी ऑफ मोटिवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। यानी कि एट्रीब्यूशन थियरी, जो मोटिवेशन की एक एट्रीब्यूशन थियरी, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत, यानी एट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं आप, सक्सेस और फेलियर किस चीज पे आप डाल रहे हैं, खुद की मेहनत पे या बाहर किसी और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो एट्रीब्यूशन थियरी ये बात करती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। यानी अगर एट्रीब्यूशन थियरी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें कि आप बाहरी फैक्टर्स पे डाल रहे हैं अपने फेलियर को या सक्सेस को, या फिर किसी खुद पे डाल रहे हैं, खुद की मेहनत पे, तो किस स्थिति में इन दोनों में से क्या चूज करेंगे तो आप ज्यादा एफर्ट या प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। कि जब आप ये मान रहे हैं कि भगवान जो है सब ठीक करेगा और मेरे नंबर जो है भगवान जी ले आएंगे, मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ, पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल दिया आपने। आप कितनी भी मेहनत कर रहे थे बट आपने कहा जो किया भगवान ने किया, मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं है, बहुत हम्बल दिखने के लिए। तो अब इसमें क्या है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर पे ही डालना है। आप मेहनत कब करेंगे, अगर सब कुछ एक्सटर्नली हो रहा है तो आप तो सोचेंगे मैं क्या ही करूं, मुझे क्यों करना है कुछ, क्योंकि सब ईश्वर की इच्छा है, अपने आप हो रहा है, या वॉट एवर, प्रकृति की, जो भी आप कहना चाहें, या टीचर जैसा पढ़ाएगा उस पर डिपेंड करेगा, मैं तो फेल या पास टीचर पे ही बेस्ड है। दूसरा है कि आपने मान लिया मेरी मेहनत है, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं फेल होऊंगा, मैंने मेहनत की तो मैं पास होऊंगा। किस स्थिति में आप ज्यादा मेहनत करेंगे, जब आपको ये पता है कि सब कुछ मेरी मेहनत पे डिपेंडेंट है। जैसे मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, लक इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट। भाई लक होता होगा, मेरे हाथ में नहीं है, और मेरा इस पे सोचने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ मेरी मेहनत, ठीक। तो अगर आप ज्यादा एफर्ट या प्रैक्टिस कब करेंगे, आपका परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होगी, जब आप ये सोचेंगे कि मैं मेहनत दबा करके करूं, इंटरनल फैक्टर्स पे डालेंगे सक्सेस और फेलियर को। तो एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। ऐसा नहीं है कि सफलता मिले, नंबर अच्छा है तो कोई मैंने मेहनत की थी बहुत ज्यादा, है ना, और नंबर अच्छे ना आए, कोई टॉपर कहते हैं जैसे मैं तो 16 घंटे पढ़ता था जी, इसलिए जो है नंबर अच्छे आ गए। फेल हो जाओ तो कह दो अरे कोचिंग वालों ने ठीक से नहीं पढ़ाया, तो ये गलत तरीका हो जाएगा, इसमें आप फिर एफर्ट ज्यादा नहीं करेंगे। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। अगेन सक्सेस किसी और को दे रहे हैं, श्रेय जो है सक्सेस का, और फेलियर का एट्रीब्यूशन आप खुद रख ले रहे हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, ये बात एकदम सही है कि जहां पे आप असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण रखते हैं कि भाई मेरे एफर्ट, मेरी प्रैक्टिस इंटरनल है, जो भी रीजन होगा, या तो मैं जीतूंगा अपनी मेहनत से, हारूंगा अपनी मेहनत से, है ना, तो ये क्या है, इंटरनल एट्रीब्यूशन हो गया आपका। वो धड़कन मूवी का वो याद कीजिए आप, सुनील शेट्टी, ठीक। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, एक्सटर्नली रख के फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच लेंगे किसी और की वजह से मैं फेल होऊंगा या सक्सेसफुल होऊंगा, तो वहां पे आप उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे जितना आप ये मान के चलेंगे जबकि असफलता और सफलता दोनों ही मेरी मेहनत से, इंटरनली इंटरनल फैक्टर्स पे है। तो यहां पे इंटरनल फैक्टर को ही चूज करना बेटर है, ये एक्सटर्नल को चूज नहीं करना है, ना बच्चे को करने देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी तर्क करना, तर्क क्या, रीजन करना, थिंकिंग सोचना या चिंतन करना, और समस्या का समाधान निकालना, ये किस प्रकार के विकास का पार्ट है, किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं। तो पीसीएसई ये 4 प्रकार हैं, जिसको 3 ही कहते हैं हम, क्योंकि एसई एक ही में आ जाते हैं, सोशियो इमोशनल। तो 3 मुख्य प्रकार हैं विकास के या डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। कॉग्निटिव है संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल तो आप समझते हैं शारीरिक विकास, शरीर का विकास, जिसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर आ जाता है, स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मांसपेशियां, जैसे आप भाला फेंक रहे हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल, लिख रहे हैं तो फाइन मोटर स्किल, ठीक। कॉग्निटिव क्या है, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं वो सब, इवन लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। सोशियो इमोशनल तो समाज में आप कैसे जुड़ रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वहां आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट फिजिकल का पार्ट है, ठीक। मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत नैतिकता, जिसकी बात कोहलबर्ग कर रहे हैं, ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास ही तो हो गया, जिसमें मॉरल भी आता है। तो यहां पे आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचना, समझना, तर्क करना, जो भी काम दिमाग से हो रहा है वो संज्ञानात्मक विकास के तहत आएगा, ठीक। इवन एक कई बार पूछ लेता है, एक बार पूछ लिया था कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किस विकास के टाइप के अंदर आएगा। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्यों का बनना। तो संप्रत्यों का बनना यानी कॉन्सेप्ट्स का निर्माण आपके दिमाग में ही होता है, हाथों में थोड़ी होता है। अब मैं पूछूं प्याजे की कितनी स्टेजेस थी, ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फिटेड है, ठीक। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट भी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब आप इसको कॉग्निटिव कह लीजिए, मेंटल कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल कह लीजिए,
पियाजे ने भी इसी की स्टेजेस दी हैं, वाइगॉत्स्की भी दिमाग के विकास की ही बात कर रहे हैं, समझ के विकास की ही, ज्ञान कैसे निर्मित होता है, ये सब इसी से संबंधित है, इसको इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है, फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेव वाइगॉत्स्की proposes that dash is important for self regulation in children, यानी वाइगॉत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ये शायद जनवरी का क्वेश्चन है इस साल, जो पिछले साल में 2024 में, अब तो जा ही रहा है ना 2024 साल, तो यही है अभी भी, खैर है ना। तो अगर हम बात करें, फटाफट से बताओ, लेव वाइगॉत्स्की proposes that dash is important for self regulation, खुद के नियमन में, स्व नियमन में, बच्चा के सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ को रेगुलेट करने में, सेल्फ डायरेक्शन, खुद को दिशा देने में कौन सा एक ऑप्शन है जो इंक्लूडेड होगा। डिसइक्विलिब्रियम की वो बात करते नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है डिसबैलेंस, जो पियाजे की थ्योरी में बात हुई है, वाइगॉत्स्की में नहीं हुई है सच। फिर आते हैं हम इनर स्पीच, यानी आंतरिक वाक, या इधर लिख दिया इन्होंने निज वाक। वैसे निज वाक को ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं जनरली, बट इस बार इंग्लिश में जो है इन्होंने प्राइवेट ना लिख के इनर स्पीच लिख दिया है। इनर स्पीच मतलब जो मन में हो रही है, तो दोनों ही बात यहाँ पे सही है, अगर प्राइवेट होता तब भी सही है, इनर भी सही है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन तो हो ही रहा है जब आप मन में भी खुद को दिशा दे सकते हैं, और प्राइवेट स्पीच है जब आप खुद से बोल बोल के बात कर रहे हैं, उससे भी आप खुद को दिशा दे सकते हैं। अडेप्टेशन पियाजे की थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन पियाजे की थ्योरी, तो वाइगॉत्स्की का तो कॉन्सेप्ट ही सिर्फ एक है यहाँ पे, निजी वाक। अगर इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच दोनों होता तो इनकी मर्जी थी कि किसको सही जवाब मानते, वैसे प्राइवेट स्पीच जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक, इनर भी गलत नहीं है, इनर भी सही है, दोनों में से एक चूज करना होता, तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, तो 3 प्रकार बताए हैं स्पीच के वाइगॉत्स्की ने। मैं 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड ही लूंगी आपके, फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। वाइगॉत्स्की ने स्पीच के 3 प्रकार बताए। एक है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, जो 2 वर्ष के अराउंड बच्चा समाज में मम्मी खाना दे दो, ये वो बातें करना सीख जाता है। फिर दूसरा है प्राइवेट स्पीच, जिसको निज वाक कहते हैं, जब वो खुद से बोल बोल करके, एक शर्ट को तय करते हुए, खिलौने से खेलते हुए खुद से बातें कर रहा है, बोल बोल के खुद को दिशा दे रहा है, सेल्फ डायरेक्शन, 3 से 6 वर्ष के बीच में, है ना। फिर आता है आपका थर्ड टाइप, जिसको हम साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, जो इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में इनर स्पीच के नाम से, यानी अब ये स्पीच इंटरनलाइज हो गई है और अब मन मन में भी आप कुछ भी बात खुद से कर सकते हैं 6+ ईयर्स में। जरूरी नहीं कि अब आप बोल बोल कर, जैसे छोटा बच्चा बोल बोल के पढ़ना सीखता है शुरुआत में, आप देखते हैं वो मन में नहीं पढ़ पाता, बाद में जाकर के वो साइलेंट इनर हो जाती है स्पीच। तो ये 3 प्रकार हैं स्पीच के, और लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल, यानी भाषा जो है सबसे बड़ा यंत्र है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास में, समझ के विकास में। ठीक, तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं जो वाइगॉत्स्की ने स्पीच के दिए हैं या भाषा के दिए हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कहना चाहता है कवि, मतलब एग्जामिनर, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, यानी अधिगम के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान पे अधिगम डिपेंड करता है। प्रीवियस नॉलेज कह लीजिए, ओल्ड नॉलेज कह लीजिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज कह लीजिए, आज वर्तमान ज्ञान जो है उसी में तो नया जोड़ते हैं हम। ठीक, तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है, ओल्ड नॉलेज से आपको जोड़ करके पढ़ाना है। आप जब लेसन प्लानिंग भी करते हैं तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के 3 क्वेश्चन होते हैं उस लेसन प्लानिंग में, पाठ्य योजना बनाते समय। ठीक, तो ये बात तो सही है, लेकिन हमको गलत चाहिए, नॉट। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, जो आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, स्कीम्स बनी हुई है, यानी इंफॉर्मेशन फीडेड है, जो आसान भाषा में कहें तो उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, उसको फिर से पुनः संगठित करते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन हमको चाहिए गलत बात। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, सामाजिक एक्शन या ग्रुप में बच्चा जब सीखता है तो लर्निंग बेहतर होती है, ये बात भी सही है। एक ही ऑप्शन हमें गलत नजर आ रहा है यहाँ, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। इससे मैं कई सारी बातें आपको बताऊंगी और इससे बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी, जो शायद आप लोग कल परसों में कोई क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि लर्निंग प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, दोनों है, क्या है। ठीक, अब यहां पे ये बात गलत हो गई कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, कि अधिगम क्या है, एक प्रोडक्ट है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। प्रोडक्ट जैसे एक ये पेन है, अधिगम एक प्रक्रिया है, लर्निंग एक प्रोसेस है। आप जीवन पर्यंत सीखते रह सकते हैं, जो आपने कल सीखा आज ठीक कर सकते हैं, कुछ नया सीखते रह सकते हैं। तो लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, आपका डेवलपमेंट हो, ये सब प्रक्रियाएं हैं और प्रक्रियाएं ऑनगोइंग होती हैं, चलती रहती हैं। वो प्रोडक्ट जैसी नहीं दिख सकती कि ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया कोई।
या लीनियर नहीं हो सकती। तो लर्निंग हो, सोशलाइजेशन कोई भी हो, ये लीनियर नहीं होंगे। लीनियर होता है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, आगे पीछे जाते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट है ये जो मैं आपको इससे बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार आ जाता है कि लीनियर दिखा देगा। तो लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये बात यहाँ गलत है बाकी ऑप्शंस की तुलना में। और सही भी है कि लर्निंग को हम प्रोसेस की तरह देखते हैं, जो ऑनगोइंग है, जो चल रही है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है स्पेन की तरह कि बस लर्निंग हो गई अब फाइनल हो गया। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव एक ये भी है जो लर्निंग को प्रोडक्ट की तरह भी मानता है। तो आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे हम कॉग्निशन और इमोशन की जब भी बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कि कॉग्निशन इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी आपका दिमाग और आपके इमोशंस कैसा आप महसूस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड है, इंटरलिंक्ड है, बाई डायरेक्शनल है। लेकिन जब भी बात ज़ेज़ोंग की आती है, एक व्यक्ति है ज़ेज़ोंग, हम कहते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं ज़ेज़ोंग के अनुसार। उसी तरह से प्रोडक्ट और प्रोसेस की जब बात आएगी लर्निंग को लेकर के, तो आप नॉर्मल केस में यही मानेंगे कि लर्निंग क्या है, प्रोसेस है, जो कि सही भी है। लर्निंग को आप प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते हैं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जहां लर्निंग को प्रोडक्ट की तरह भी देखा जा सकता है, वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद में। अब ये वाद जो हैं ये आप सारे बाद में पढ़ेंगे, सीटेट क्लियर करके फिर आप पेडागोजी स्पेशल बैच में एडमिशन लेंगे करियर लैब पे, है ना। और अरे मजाक कर रही हूँ, मतलब जहां भी जुड़ेंगे जो आपकी इच्छा होगी। तो जब आप कल तैयारी करेंगे आगे तो, या केवीएस के बैच में लेंगे, जब भी मतलब सीटेट के जस्ट बाद जब आप तैयारी करते हैं तो आप बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं, सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो वहां पे जब हम देख रहे हैं तो प्रोसेस बाकी सबके हिसाब से भाई कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ज्ञान की रचना तो ये प्रक्रिया में ऑनगोइंग है। लेकिन प्रोडक्ट बिहेवियरिज्म मानता है कुछ हद तक, वो कह रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लगभग स्थायी परिवर्तन है। कि मतलब आज जो आपने, और प्रोडक्ट एक और तरह से देखा जाता है इसको, एक मिनट और दीजिएगा, कि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग देख रहे हैं इसका मतलब आप प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, आउटकम क्या है। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, ये सब जो है यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग, ये सब प्रोसेस की तरह ही देख रहे हैं लर्निंग को, कि ऑनगोइंग है, चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आप समेटिव असेसमेंट में कई बार चेक करते हैं, वहां हम देख सकते हैं कि ऑफ की तरह हम यूज कर रहे हैं, यानी आउटकम की तरह। तो जब लर्निंग को हम देख रहे हैं, अच्छा इतना आता है, इसको प्रोडक्ट की तरह यूज करें, इतने % नंबर आ गए, तो वो प्रोडक्ट की तरह यानी उत्पाद की तरह भी यूज होती है लर्निंग एक्सेप्शनल केस में। यानी एक्सेप्शन है ये कि व्यवहारवाद जैसे देखता है कि वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों भी हो सकती है लर्निंग, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है दोनों की। नॉर्मल केस में आपको यही मानना है कि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। जब तक आपकी ऐसी सिचुएशन ना बने कि दोनों ही मानना पड़ जाए आपको कि प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है, तो वो एक स्थिति, ये ऐसी स्थिति है जो एग्जामिनर पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। जैसे कि हम डेवलपमेंट को नॉर्मल केस में कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, सतत मानते हैं, लेकिन जब प्याजे की बात आती है तो हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस भी चलेगा, क्योंकि स्टेजेस में तोड़ के दिया है, तो वो बहस है अपने आप में। ठीक है, इतनी बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। तो इट कैन बी बोथ, बट नॉर्मल केस में प्रोसेस है लर्निंग। ठीक, व्यवहारवाद इसको प्रोडक्ट की तरह देख सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इसको प्रोडक्ट नहीं मानना है अनटिल अनलेस सिचुएशन ऐसी आए कि दोनों मानना पड़ जाए, प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है। तो नॉर्मल केस में आप प्रोसेस ही मानेंगे, या व्यवहारवाद लिखा हो तब ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बहुत लोगों का डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, यानी समस्या समाधान जो है वो किसको बढ़ावा देता है, समस्या समाधान किसको बढ़ावा देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको बढ़ावा देता है, या बेहतर किससे होती है, समस्या समाधान किससे बढ़ावा लेता है, ये भी कह सकते हो आप इसको, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेहतर होगी किस एक प्रक्रिया से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। जब आप दिशाओं में सोच रहे होंगे मल्टीपल सॉल्यूशन, बात तो सही है, तो आप जब दिशाओं में सोचते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में, आप 50 सॉल्यूशन सोच रहे हैं तो एक तो निकल ही आएगा, 50 ऑप्शन सोच रहे हैं तो ये तो सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है आप सारे चिंतन यानी दिशाओं में सोचने से। पैसिव इमिटेशन या जहां बच्चा निष्क्रिय है वहां से कुछ बेहतर नहीं हो रहा, यानी कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस, ये हिंदी में ऊपर नीचे हो गया है, ये सेकंड ऑप्शन है हिंदी में और ये थर्ड है। ठीक, तो अगर हम देखें निष्क्रिय अनुसरण, यानी बस बैठ के बच्चा पैसिवली इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है, तो वहां कुछ नया नहीं सोच रहा, और नया नहीं सोच रहा तो कोई नया समाधान भी नहीं निकलेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, रटना होगा सिर्फ, और रटंत विद्या चलंत नहीं, तो हम रोट लर्निंग के साथ तो जाएंगे ही नहीं। फंक्शनल फिक्सनेस भी अगेन आपको लगता है कि एक ही तरीका है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। रिस्पॉन्स सेट फिर भी सेम ही तरीके पे आप अटके पड़े हैं, आपका रिस्पॉन्स सेट हो गया है, जैसे मम्मी का या घर वालों का हो जाता है कि कोई भी दुनिया की समस्या हो, जड़ जो है वो फोन है, तो वो रिस्पॉन्स सेट हो गया उनका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पे एक ही सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी बच्चा जहां एक्टिव है वही ऑप्शन सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचने में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10।
फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझते हैं, ठीक है। आए आगे देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी, यानी कोहलबर्ग की थियरी के अनुसार जो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है सही और गलत के सिद्धांत के बारे में, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। किस स्टेज पे बच्चे जो है सेल्फ सेंटर्ड हैं, यानी कि स्व केंद्रित हैं, खुद पे ही ध्यान है उनका, और गिव एंड टेक, या फिर उनको क्या मिलेगा किसी काम में, इस बात पे वो ध्यान देते हैं, ठीक। तो वो अपना फायदा देखते हैं बेसिकली किसी भी एक्शन में, तो किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा। अच्छा मैं दुकान से सामान ले तो आऊं, रिश्तेदार आए हैं, नमकीन बिस्किट लेकर के आनी है ना, लेकिन वो तब होगा जब मुझे भी कुछ, एक चॉकलेट तो मिले या फिर एक टॉफी तो मिले, 2 रुपए मुझे भी दोगे 5 रुपए के सामान में, मतलब थोड़ा ज्यादा परसेंटेज हो गया, बट मे बी 100 रुपए के सामान में 2 रुपए 5 रुपए मिल जाए, ठीक। और ये वाला जो ऑप्शन है वो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, कि मैंने तुझे कल टिफिन दिया था, मुझे क्या मिलेगा भाई, है मुझे भी आज टिफिन खिला अपने वाला, क्योंकि मैंने भी कल तेरे साथ शेयर किया था, मैंने तेरे को पेंसिल दी थी, तू मुझे पेन दे, या मुझे शार्पनर दे, इरेजर दे, यानी वो हर चीज में उसको गिव एंड टेक चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा ये वो देखेगा। तो फर्स्ट स्टेज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां तो वो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं। 8 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की, 6 स्टेजेस हैं, सॉरी 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, ठीक। मैं एरिक्सन पे चली गई थी। एट द सेकंड स्टेज, हाँ फर्स्ट लेवल के सेकंड स्टेज में ऐसा होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज की अवस्था कहते हैं इसको, गिव एंड टेक, जहां बच्चा कुछ भी करेगा तो वो अपना फायदा पहले देखेगा। थर्ड स्टेज में तो गुड बॉय नाइस गर्ल, आप उसको कह दो कितना अच्छा राजा बाबू है मेरा, तो है ना, कितना गुड बॉय है, तो वो उतनी तारीफ में ही बेचारा जो है बिक जाएगा, या मतलब खुश हो जाएगा। एट द फिफ्थ स्टेज में तो फिर इन सब के परे चला जाता है इंसान, तो ये है प्री कन्वेंशनल लेवल और सेकेंड स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास जो है इन्फेंसी में, यानी शैशवावस्था में, जन्म से 2 वर्ष में, कौन सा एक ऑप्शन है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल और आपका सेफेलोकॉर्डल, ये 2 दिशाएं हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आती हैं, दिशा के सिद्धांत के अंदर, ठीक। तो अगर हम बात करें कि विकास की दिशा कैसी होती है, तो 2 प्रकार होते हैं उसमें, सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं जिसको, सर से पैर जाना, पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर चलना, तो सर से पैर की ओर विकास जा रहा है, यह है सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं हिंदी में। प्रॉक्सिमो डिस्टल है जो यहाँ पे पूछा है, जो दूसरा है नियर टू फार या सेंटर टू आउटवर्ड, समीप से दूर की ओर, यानी आपकी बॉडी के सेंटर से दूर की ओर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका हार्ट है ना, ये आपके शोल्डर्स से बाहर की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, तो ये तो सेफेलोकॉर्डल हो गया, क्या हो गया, सेफेलोकॉर्डल हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा है, तो दूसरी दिशा है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे ये कोई पीरियड जन्म से 2 वर्ष की बात थोड़ी हो रही है, ये तो 2 से 6 वर्ष में होता है लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव, के सबसे तेजी से भाषा का विकास होगा अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी में नहीं, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, वो है 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है यानी शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है, कब, और विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का शारीरिक विकास से ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। फाइन मोटर स्किल्स में तो आपके हाथ तो पहले से डेवलप्ड हैं, वो उसमें बाद में लिखने, आपके हाथों और आंखों की मसल्स में पक्का वो हो रहे होते हैं, यानी आपका जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं रहा, क्या आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो होगा ही, हाँ कह सकते हैं, ठीक। तो वो कंसोलिडेट हो रहा होता है आपका विकास जो है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल का डायरेक्ट संबंध जो है फिजिकल डेवलपमेंट रैपिडली होने से है कि आपकी बड़ी मांसपेशियों का, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बनता ही नहीं है, मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है ऑफ कोर्स। और अगर हम देखें यहाँ तो सिर्फ ऑप्शन जो है एक ही सही बचता है इस हिसाब से कि द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, यानी जो अंग हैं आपके या लिम्स हैं, ये वाला जो पार्ट है, हाथ हैं पैर हैं, तो ये आपके पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। सेंटर टू आउटवर्ड कि आपका शोल्डर से फिर बाहर की तरफ विकास जाएगा। ग्रॉस टू फाइन भी बोल सकते हो आप इसको, ग्रॉस टू फाइन मतलब पहले आपकी बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आ रहा है, फिर बाद में जाकर के पहले आपके कंधों पे, फिर आर्म्स पे, फिर आर्म्स के बाद हैंड्स पे, हैंड्स के बाद ये आपकी फिंगर्स पे, तो ये नियर टू फार या ग्रॉस टू फाइन चलता है।
आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बात है, क्योंकि हैंड और फीट की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों पे आपका जो ये लिम्स है, हाथ और पैर, इन पे विकास तेजी से हो रहा है इनका, बाद में जाकर के इसके बाद होगा आपका हाथ, ये उंगलियों और हाथों का विकास। तो लिम्स जो हाथ, लिम्स का मतलब यहाँ बाहों और टांगों से है, ठीक है ना, हाथ पैर पे बाद में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे और बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, यानी पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है, डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण है जिससे आप डिसलेक्सिया को पहचान सकते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर मूवी का। इन बच्चों को बी को डी पढ़ लेते हैं, 6 को 9 पढ़ लेते हैं। बेसिकली पढ़ने में दिक्कत होती है इनको, रिकॉग्निशन में लेटर्स के, क्योंकि सिंबल्स और साउंड को साथ में जोड़ के नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, यहाँ तो लिखने पढ़ने में ही दिक्कत है। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ये बात एकदम सही है। फोनोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है ध्वन्यात्मक, फोन जहां आ गया मतलब साउंड की बात हो रही है। अब यहां बोलने में दिक्कत नहीं है, वो डिस्फेजिया में होगी कि समझने में भाषा को और बोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब है कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या है, जो सिंबल है, ए क्या है, एक सिंबल है, ये ए की जो साउंड है उसके साथ जाता है, सिंबल प्लस आपका जो साउंड है, इसके कॉम्बिनेशन में दिक्कत होती है। और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी प्रोसेस इस तरह से करता है इनका ब्रेन के बी को डी की तरह देख पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सेम मिलते जुलते लेटर्स होते हैं। पढ़ने में भी दिक्कत होती है क्योंकि साउंड और सिंबल को साथ में जोड़ करके प्रोसेस नहीं कर पाता ब्रेन। तो ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक एलडी जिसको हम कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है ये दिया था सैमुअल किर्क ने 1960s में। तो सिंबल प्लस साउंड यानी फोनोलॉजिकल प्रोसेस में दिक्कत होती है। और इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग के द्वारा ही, या फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दे करके, कि साउंड और सिंबल को साथ में मिलाकर के एक ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो धीरे धीरे ठीक, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा लेकिन काफी हद तक आप इसको बेहतर कर पाएंगे। तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ही ठीक होता है, जहां पे साउंड और सिंबल्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक तरह की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा इंपेयरमेंट इज डैश, इंपेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और बहुत पुराने समय में नहीं, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पिछले 2-3-4 साल के अंदर अंदर ही आए हैं, 3 साल के अंदर अंदर ही आए हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। बाध्यता एक डैश स्थिति है उनकी, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे, हमने इस पर चर्चा की थी। देखना कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन सही बता रहे हैं, 64% लोग, मतलब आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। उस दिन हमने ये डिस्कस किया था, समझ भी गए। इंपेयरमेंट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के, या तो कोई एक ऐसी प्रक्रियात्मक बायोलॉजिकल कोई एक रीजन है, फिजिकल रीजन है बेसिकली, कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में, या फिर बाय डिफॉल्ट जन्म से ही हाथ ठीक से डेवलप नहीं हुआ, या हाथ है ही नहीं है, कि या फिर कट गया किसी एक हाथ या पैर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक बॉडी पार्ट है ना, कोई भी एक अंग। तो इंपेयरमेंट है बायोलॉजिकल होगा ये, यानी फिजिकल एस्पेक्ट में या जैविक इसका कारण होगा। अब ये जो हाथ नहीं है या हाथ ठीक से विकसित नहीं हुआ है, इसकी वजह से जब फंक्शन करने में, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो ये डिसेबिलिटी कहलाएगी। तो फंक्शनल एस्पेक्ट है डिसेबिलिटी, वहीं जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको हम इंपेयरमेंट कहते हैं। और जो समाज सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन सब की वजह से समाज में मजाक उड़ा रहे हैं, अरे देखो ये तो इसके नाम रख दिया आपने लोगों के, उनके चलने दिखने या प्रॉब्लम्स के आधार पे, तो वो हैंडीकैप है। तो समाज हैंडीकैप बना देता है, जबकि मतलब बनाना नहीं चाहिए, कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है। इंपेयरमेंट जो भी आपके फिजिकल रीजंस हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हैं, उसकी वजह से जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, फंक्शन करने की एबिलिटी में दिक्कत है, उसको डिसेबिलिटी कह रहे हैं। और जो सोशल एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है उसको हैंडीकैप। ये 3 शब्दों में अंतर है। तो बायोलॉजिकल है इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी है फंक्शनल। जिनको बिल्कुल रट्टा लगाने की आदत हो गई है, ज्यादा पेपर में टाइम नहीं है, तो डीएफ से भी जोड़ सकते हो, है ना। रट्टा क्या, निमोनिक कहेंगे इसको, याद रखने की टेक्निक है। डिसेबिलिटी को फंक्शनल से डीएफ, और बीआई ये आपका बायोलॉजिकल इंपेयरमेंट। एक भी आप डिफरेंशिएट कर पाए तो बात बन जाएगी। तो ये एक बात हुई। उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है, ना कि इंपेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और बताइएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। भाषा विकास जो प्राइमरी क्लासेस हैं, 6 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चा होगा यहाँ पे, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा, 1st to 5th की बात हो रही है। तो अगर हम देखें 6 से 11 मुख्य रूप से,
और 11 से 14 आपका 6 to 8 में। ठीक, तो अगर हम देखें प्राइमरी क्लासेस में भाषा विकास को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, पहला ऑप्शन है व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी टीचर ने पेन दिखाया और फिर कहा PEN, पेन लिखा जाता है बेटा इसको। तो कॉन्क्रीट मतलब जिसको छुआ जा सकता है, टच और फील किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट जो जिसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो सिंबल्स जनरली उस समय पे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए। तो जो चीज दिखा करके आप कोई एग्जाम्पल दे पा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कॉन्सेप्ट का, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण या मूर्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लव की बात कर रहे हैं तो ये हार्ट बना दिया है दुनिया भर में, ये क्या किया है हमने, लव एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अमूर्त है, किसी को नहीं पता क्या है, ठीक, या सबको ही पता है, लेकिन ये सिंबल बन गया या ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे दिया आपने। ठीक, खैर, व्हेन टीचर्स स्ट्रेस अपॉन एंड एनफोर्स द यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, नहीं फॉर्मल लैंग्वेज अगर प्राइमरी के बच्चे के लिए यूज होगी, औपचारिक भाषा नहीं, उसको फ्रेंडली होम लैंग्वेज का यूज करना है, आपकी मातृभाषा का यूज करना है ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे, छोटा बच्चा है। व्हेन टीचर्स इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये तो आपको करना ही नहीं है कि इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया मदर टंग को बच्चे की। व्हेन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, भाई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से आपको साइन और सिंबल की तरफ जाना है कि PEN पेन लिखना ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और पेन जो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से भाषा की तरफ जाना है, सिंबल्स की तरफ जाना है, ना कि उल्टा करना है। तो पहले आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, अमूर्त कॉन्सेप्ट जिसमें सिंबल्स आ जाएंगे यहां पे जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहां बेहतर है कि पहले आप कॉन्क्रीट मटेरियल दिखा रहे हैं, उससे फिर आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद आइडियाज में बात होगी, जहां पे शायद क्या मतलब होगी ही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा एक ऑप्शन सही से वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, आंतरिक कैसे हो गई जब बाहरी रिवॉर्ड से आ रही है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन अंदर है जिसका रीजन बाहर नहीं है, जैसे जॉय, मुझे कोई काम करने में मजा आ रहा है, टीचिंग में मजा आ रहा है, आप इसमें रीजन फिर बाहर नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये इंटरनल हो गया। अगर टीचिंग इसीलिए की जा रही है कि इतने लोग देखेंगे लाइव तब तो टीचिंग होगी, नहीं तो नहीं, तो वो एक्सटर्नल रीजन हो गया। ठीक, या फिर रिवॉर्ड मिलेगा, प्रेज मिलेगा, फेम मिलेगा, ये सारे एक्सटर्नल रीजन है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, अब अगर मुझे मजा आ रहा है कोई काम करने में तो फिर रीजन बाहर नहीं है, इसका मजा बाहर नहीं है, फिर जॉय हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, यानी जिज्ञासा है, आपको एंजॉय करते हैं आप किसी चीज को, तो गिटार बजाने में किसी को मजा आ रहा है तो वो इंटरनल मोटिवेशन हो गई। जरूरी नहीं गिटार बजाने के पैसे मिलेंगे, मिले ना मिले वो एक अलग चीज है। थर्ड ऑप्शन है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन विद अदर्स, ये एकदम बेकार मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल ही है, बाहर का रीजन है। इसमें जब तक आप जीत रहे होंगे तब तक आपको अच्छा लगेगा, जिस टाइम आप हारना शुरू करेंगे आप इधर उधर कर देंगे बात। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट, रीजन बाहर है, जहां पे भी रीजन बाहर है वो मोटिवेशन इंटरनल नहीं हो सकती। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है भाई, पाड़ ढांचा, या हम कहें अंग्रेजी में टेम्परेरी हेल्प, यानी अस्थायी मदद, वो मदद जो आपको तब तक दी जाएगी जब तक आप जहां अटक रहा है बच्चा, और फिर हटा ली जाएगी वो मदद। ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन स्कैप फोल्डिंग का ही पार्ट है, पेपर आपको खुद ही देके आना है, ठीक, जहां आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक, बच्चे को जब आप बच्चे को पेन पकड़ के कोई लिखना सिखाता है, मदर हो, फादर हो, टीचर हो, तो वो पेन पीछे से भी पकड़ लेते हैं साथ में, वो स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण है। वो कलरिंग में उसको दिक्कत आती है कई बार, तो बाहर ना निकल जाए इसलिए यहाँ पे कलर करके दे दिया जो बाउंड्री लाइन है, ये स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण है। टेम्परेरी हेल्प, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, कोई हिंट दे दिया, क्यू दे दिया, ये सब टेम्परेरी हेल्प का रीजन है यहाँ पे, मतलब उदाहरण है, एग्जाम्पल है। थिंक लाउड, यानी बच्चे बोल बोल कर सोच रहे हैं, हाँ वो भी हेल्प करता है कई बार जब आप बोल बोल के सोच रहे होते हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग का काम करेगा। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, यानी आपने संकेत दे दिए, इशारे दे दिए, थोड़ा सा हिंट दे दिया, शुरुआत के 2 लेटर बता दिए, ये 2 वर्ड बता दिए, याद आ जाएगा फिर पूरा पैराग्राफ। क्वेश्चंस पूछना, हाँ ये भी बीच में आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं जिससे हेल्प मिले उसको सोचने में, जो कॉन्सेप्ट उसने पढ़ा है कई बार नहीं याद आ रहा होता। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम को आधा सॉल्व करके दिया है, जिस स्टेप पे बच्चा अटक रहा था वहां सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर दिया। रोट रिहर्सल से तो किसी का भला नहीं हुआ, ये कोई स्कैफोल्डिंग नहीं है, रटना जो है स्कैफोल्डिंग नहीं है, ये वाइगॉस्की की थियरी में आता है, तो रटने से तो उनका कोई संबंध है ही नहीं। ABCD, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स,
यानी स्थूल गतिक कौशल पहले आ जाते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल से। GF गर्लफ्रेंड से याद रखने को मैं बोलती हूँ, याद रहता है ना गर्लफ्रेंड के नाम तो सबको सब कुछ, ठीक। GF बोले तो ग्रॉस मोटर पहले, फाइन मोटर बाद में, और इसको आप प्रॉक्सिमो डिस्टल से भी जोड़ सकते हो, ठीक। तो विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले यानी लिखना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख जाएंगे वो, या चलना सीख जाएंगे। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्लास पकड़ना तो खैर इसी में आ जाएगा फाइन में ही, लेकिन हाँ वो भी लिखना सीखने से पहले ही करने लगता है बच्चा, क्योंकि वो हाथ पे कंट्रोल आया फिर बाद में फिंगर्स पे आया है, ठीक। तो ग्रॉस मोटर में जैसे चलना सीख जाएगा बच्चा पहले, लेकिन लिखना बाद में सीख रहा है। तो बड़ी मांसपेशियां जहां इस्तेमाल होती हैं, बिग मसल्स इधर देख लो, बिग मसल्स जहां इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपकी आर्म्स और लेग्स की मसल्स, वो ग्रॉस मोटर में आती हैं। जैसे भाला फेंकना तो आर्म्स की मसल्स, दौड़ लगाना, जंपिंग, उछलना, कूदना, चलना, वॉकिंग जिसको हम कह रहे हैं, साइकिलिंग, इन सब में, स्विमिंग, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है ग्रॉस मोटर स्किल्स। लिखना, पेंटिंग करना यानी राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, सुई में धागा परोना, ये सब, या माला में आप मोती परो रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। एनार्किक अराजक नहीं होता भाई, ये ग्रॉस टू फाइन जाता है, ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी हो रहा है। सेफेलोकॉर्डल में तो हेड टू टो जाएगा ना, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का उदाहरण है, हेड टू टो कि बच्चे ने गर्दन संभालना। लीनियर तो कुछ होता ही नहीं है विकास में। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास, समीप से दूर की ओर, सेंटर से बॉडी के बाहर की तरफ। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर कि बच्चे का पहले आर्म्स पे कंट्रोल आ रहा है, फिर जाकर के हाथ पे या उंगलियों पे कंट्रोल आएगा। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखिएगा फटाफट से और बताइएगा। देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ के समझ पा रहे हैं और आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, आपको पढ़ के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आप अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं। कोई एक आध गलती हो जाए कभी जल्दीबाजी में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इनकी लैंग्वेज पढ़ के समझ पा रहे हैं, यही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। पेपर में अलग से आपकी मर्जी से बनाई हुई भाषा नहीं आएगी कि आपको लगे बहुत मुश्किल, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एज पर जीन पियाजे's थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational thinking? देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 वर्ष, ठीक। कौन सी एक चीज है जो प्री ऑपरेशनल थिंकिंग को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 चीजें आती हैं, आपको पता है। कंजर्वेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा और सीरिएशन आ जाएगा। कंजर्वेशन हुआ आपका, उसके लिए आपको चाहिए होती है एक चीज जिसको हम कहते हैं क्या, डिसेंटर करने की भी क्षमता होनी चाहिए आप में। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस तो जन्म से 2 वर्ष में आ जाता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग तो इन दोनों में ही नहीं आता, वो 11+ ईयर्स में आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 वर्ष में आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर आपको इतनी क्लैरिटी है तो आपको नहीं भी पता था तब भी मैंने आपको ऑप्शन तक पहुंचा दिया एलिमिनेट कर करके। इंद्रियों का समन्वयन जन्म से 2 वर्ष में आ जाता है। समन्वयन मतलब कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, तो चलना फिरना, बेसिक चीजें पकड़ना, ये तो सीख ही लेता है बच्चा सेंसरी मोटर में ही। परिकल्पित तार्किकता आती है 11 साल के बाद। अमूर्त जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल। वस्तु स्थायित्व जन्म से 2 वर्ष में आ जाता है। तो अब 2 से 7 और 7 से 11 के बीच जो सारा कलेश है वो है डिसेंटरिंग का, ठीक। जो मुख्य अंतर है वो है विकेंद्रीकरण का, यानी बच्चा डिसेंटर करके दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मान लीजिए, मतलब बेसिकली इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि उसको लग रहा है कि ये जो ग्लास है जिसमें 200 ml पानी है या जूस है, इसको पतले ग्लास में और लंबे ग्लास में डाल देंगे तो इसमें ज्यादा आएगा। तो अब वो ये नहीं देख पा रहा कि बर्फ पानी बन सकती है, पानी बर्फ बन सकता है, या फिर मैं कहूं कि ये जो पतला ग्लास है इसकी जो शेप है वो शेप की वजह से जरूरी नहीं है कि ये जो है पानी ज्यादा होल्ड करे, इसका वॉल्यूम भी उतना ही हो। तो शेप और साइज के बदलने पे भी क्वांटिटी सेम रहती है। ये कॉन्सेप्ट समझने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो पलट के नहीं देख पा रहा है या डिसेंटर नहीं कर पा रहा, अलग पहलू से देख नहीं पा रहा। एक चीज के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं उसको यूज करने के, या उसको यूटिलाइज किया जा सकता है अलग अलग तरह से। सोच को डिफरेंट तरीके से वो नहीं देख पाता, सिर्फ एक ही चीज पे सेंटर्ड है उसका ध्यान, जिसको कंसंट्रेशन कह दो आप, लेकिन वो नेगेटिव है। सेंट्रेशन मतलब एक ही पॉइंट पे केंद्रित है ध्यान, यानी अगर जब वो इसकी हाइट देख रहा है तो उसका ध्यान है सिर्फ इसकी हाइट पे, कि जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ा है एज में, ऐसे करते थे ना बचपन में, या फिर जिस बर्तन की हाइट ज्यादा है उसमें ज्यादा पानी आएगा, जबकि इसकी विड्थ ज्यादा है वो ये नहीं देख पा रहा। तो कई पहलू एक साथ नहीं देख पाता। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ बचता ही है, बाकी कोई और ऑप्शन तो बचता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा ही आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? मतलब रस्सी कूदते समय बच्चे खेलते हैं ना वो स्किपिंग रोप,
आरू है जो रस्सी कूद रही थी और पैर में रस्सी अटकने की वजह से चोट लग गई या वॉट आउट हो गई वो, है ना। अब जैसे ही रस्सी पे अटकोगे दूसरे बच्चे का नंबर आएगा, ठीक। तो अब आउट हो गई और आरू ने कहा कि ये जो रस्सी है, जो रोप है जिसको वे स्किप कर रही थी, इसने जान के आउट किया है। ऐसा करते हैं बच्चे बहुत बार खेलते समय कि अरे इस टेबल से चोट लग गई, इस टेबल ने मुझे मारा है, वॉट यानी वो निर्जीव को सजीव समझ रही है, जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग को लिविंग समझ रही है, यानी एनिमिज्म है, यानी एनिमिस्टिक है, जीववाद है, ठीक। और जीववाद कहां होता है? 2 से 7 वर्ष में प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है जीववाद। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है बच्चे की, वो निर्जीव को सजीव समझ लेता है। एनिमिज्म है कि उसको लग रहा है कि इस पेन से चोट लग गई अगर, तो इस पेन ने मुझे पीटा है। तो माँ बाप कहता है, अगर वो जमीन पे गिर जाए तो माँ बाप जमीन को ही 2 चांटे लगा देते हैं और कहते हैं अरे कोई बात, मेरे बच्चे को मारते हैं ना, चींटी मर गई, वो उल्टा ही, तो उसको लग रहा है हाँ जमीन को भी चोट लगी होगी, जबकि वो निर्जीव है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है, 2 से 7 वर्ष में बच्चे करते हुए मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। एलिमेंट्री यानी 6 to 8 क्लास का टीचर है। अब यहाँ पे चाहे एलिमेंट्री की जगह प्राइमरी लिखा होता, बात बराबर ही थी। छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को, यानी वो खुद को कैसे देखता है, जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है बच्चे का, मैं कौन हूं, इस कॉन्सेप्ट को क्या प्रभावित करेगा। तो स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, यानी जो स्कूल टीचर है या आपके क्लास टीचर है, वॉट जो टीचर है बेसिकली, वो बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट को, यानी बच्चा खुद को कैसे देखता है, वो लायक मानता है खुद को, नालायक मानता है, इस बात का प्रभाव टीचर की एक्सपेक्टेशन से पड़ता है। तो टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे के परफॉर्मेंस को या उसके खुद को देखने को प्रभावित करती है। इसलिए टीचर्स को नेगेटिव बातें नहीं कहनी चाहिए, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, ये वो और ये सब हम लोगों ने कॉमनली देखा है, लेकिन करना नहीं चाहिए। इवन पेरेंट्स को भी ये चीजें, इतने हार्श वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है बच्चों की, ये बातें बहुत बड़े होकर के हमको पता लगती हैं। बचपन में जब चीजें इधर उधर से सुन रहे होते हैं तो किसी को भी पता नहीं होती, बट वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। तो कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन, लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो बच्चा सोचेगा टीचर की भी मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन है, माँ बाप तो कहते ही नालायक है, क्या ही पढ़ूं, या टीचर तो कहते ही हैं इससे तो नहीं होगा, तो क्या ही पढ़ूं। तो लो एक्सपेक्टेशन से तो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा बच्चे का। पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, बच्चा खुद से कोई काम करने जाता है, आप कहते हैं अरे तुमसे नहीं होगा मैं कर देता हूँ। होते नहीं वो वाले मम्मी पापा भी होते हैं जो कुछ करने ही नहीं देते, उनको क्या अरे तुमसे नहीं होगा, तुम गिरा दोगे, मैं ही कर देता हूँ। तो वो खुद से कभी भी इनिशिएटिव लेना सीखेगा ही नहीं। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, यानी उसको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, एक्शन लेने दे रहे हैं। अगर इस बात को रिवॉर्ड किया जाएगा, रिवॉर्ड करने का मतलब यहां वो नहीं है कि पुरस्कार दे दो, बट बढ़ावा दिया जाएगा, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा है कि आपको कह रहे हैं अच्छा बेटा तुम बताओ आंसर, तो बच्चा गलत भी बताएगा तब भी उसको मौका तो मिला ना। तो ये एक बात है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनसे आप एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें। बच्चे की क्षमता के अनुसार, उसके पोटेंशियल को देखते हुए हर एक बच्चे से आपकी एक्सपेक्टेशन बेटर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे आप, ठीक। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां सवाल क्या कहता है, तो इन शॉर्ट जो एक्सपेक्टेशन है टीचर की, वो प्रभावित करेंगी बच्चे की परफॉर्मेंस को। असर्शन है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट है जब बच्चा चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में चला गया, कि 12 साल का हुआ, कल तक जो है चाइल्डहुड में था, चाइल्ड था, और आज जो है 13 में आ गया है तो वो एडोलेसेंट बन गया है। ऐसा कोई डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं होता, ये हमने स्टेजेस अपने हिसाब से बनाई हुई है। ये बात एकदम सत्य है, कोई डिफाइनेबल क्षण नहीं है कि अब जो है, ये बात ट्रू है। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, विकास जो है वो निरंतर होता है प्रकृति में, यानी चलता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि इस स्टेज में टूट टूट करके चलेगा चाइल्डहुड में इतना, वो डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का एक उदाहरण है, जिसको प्याजे कह रहे हैं। वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट। तो ये बात सही है, और ये इसका रीजन भी सही है कि कॉन्टिन्यूअस है विकास, तो ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे ही होगा। तो ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से देख लेते हैं। 22वां सवाल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। 22वां सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सी बात सही है। 1 नंबर का सामाजिकरण का क्वेश्चन आता ही है सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन क्या है, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम सीखते हैं उसको सामाजिकरण कहते हैं, ठीक। तो इट इज अ लीनियर प्रोसेस, यानी स्ट्रेट लाइन में, देखिए स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं चलेगा कि आज भी 2 कल भी 2 फिर 2 तो 2 2 2 6 हो गया 3 दिन में, ऐसे नहीं होता सोशलाइजेशन। कभी आगे कभी पीछे, कोई भी प्रोसेस, डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, ये स्पाइरल है, यानी वर्तुलाकार है। एक दिन आप 2 सीखेंगे, अगले दिन हो सकता है 2 ना भी सीखें, 0 पे भी रहें।
तो आगे पीछे जो आपने कल सीखा उसको आप नेक्स्ट स्टेज में स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पाइरल होती हैं सारी प्रोसेसेस, ना कि लीनियर। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाँ जटिल प्रक्रिया है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, कई सारे आयाम हैं। आप स्कूल का समाज अलग है, घर का अलग है, मूवी में कुछ और देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, कई सारे आयाम हैं इसमें। पेरेंट्स, टीचर, दोस्त, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर। अलग अलग संस्कृति में सही और गलत, कपड़े पहनना, खाना खाना, इन सब में अंतर है, तो यूनिक हो गया अलग अलग संस्कृति में। तो बी सी डी ये सही है, ए तो गलत है, यहाँ पे लीनियर नहीं होता ये। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 23वां सवाल है जो कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। असर्शन यानी स्टेटमेंट है, द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शंस द टीचर्स शुड गिव, एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। यानी जहां पे बच्चे को दिक्कत ज्यादा हो रही है जब, तो बच्चे को आप ज्यादा मदद करो, जब वो खुद से कर पा रहा है तो मदद हटाते जाओ। टेम्परेरी हेल्प स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। बात तो सही है। रीजन क्या है इसका, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। ये बात भी सही है कि आप बुद्धि को सिर्फ IQ के आधार पर जज नहीं कर सकते हो, कि इंटेलिजेंस को पूरी तरह से एक्यूरेटली माप ले हम IQ के हिसाब से, तो क्या बुद्धि सिर्फ IQ है? इस पे बहुत डिबेट है और बहुत सारे लोग इस बात को नकारते हैं कि IQ अच्छा होना ही सिर्फ इस बात का मानक नहीं है कि बहुत बुद्धिमान हो गया व्यक्ति, या पूरी तरह से बुद्धि की सारी क्षमताओं को सिर्फ IQ के मानक से माप लिया जाए। IQ ऑफ कोर्स ये बताता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज कैसी हैं, लॉजिकल एबिलिटीज कैसी हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बट बुद्धि का मतलब सिर्फ IQ नहीं है, ये बात सही है। लेकिन ये बात कहीं कुछ और चल रही थी, ये कुछ और ही चल रहा है ना। तो A and RR सही, बट R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम B के साथ चले गए। यहाँ पे ये अलग ही बुद्धि के बारे में बात हो रही है, यहाँ कुछ और बात चल रही थी पेडागोजी के बारे में। चलिए, स्कैफोल्डिंग की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है, वाइल टॉकिंग अबाउट हर पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स अवी सेज आई जस्ट डोंट हैव द सेंस फॉर नंबर्स। अभी इज एट्रीब्यूटिंग हिज परफॉर्मेंस टू। अभी एट्रीब्यूशन थियरी की बात हुई थी ना शुरुआत के एक क्वेश्चन में, कि आप किस पे डालेंगे, एट्रीब्यूट करेंगे अपने सक्सेस और फेलियर को, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल बेटर है, तभी आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे जब आप इंटरनली एट्रीब्यूट करेंगे कि मेरी सक्सेस है तो मेरी मेहनत से, फेलियर है तो मेरी मेहनत से, तो मुझे मेहनत ही ज्यादा करनी है, एक ही ऑप्शन है। ठीक, तो अभी अपने प्रदर्शन के को किस बात पर डाल रहा है कि खराब अंकों के बारे में बहुत बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है यार, मेरे को नंबर समझ नहीं आते, मुझे मैथ समझ नहीं आता, तो क्षमता ही नहीं है। हालांकि वो बात दूसरी हो गई, यहाँ पे बात दूसरी चल रही है। ठीक, ये दूसरा टाइप का एट्रीब्यूशन है जहां पे आप दो प्रकार से देखते हैं लर्निंग को, कि या एबिलिटी को, क्षमता को, कि एक तो है एंटिटी व्यू। एंटिटी व्यू होता है फिक्स, और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल व्यू, कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो यदि आप ये मानते हैं कि क्षमता तो फिक्स है भाई साहब, जितना IQ मिल गया अब फाइनल है, अब कुछ भी सीखने को बाकी नहीं रहा है, जबकि हम देखते हैं कि बहुत कम लोग ही अपने IQ, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं, पूरा तो खैर कर ही नहीं पाते, तो वो एक बात है। तो हम इंक्रीमेंटल है, हमारी एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। एंटिटी व्यू कहता है कि नहीं फिक्स है एबिलिटी, तो अगर नंबर का सेंस नहीं है तो अब तो क्या ही कर पाएंगे। ये एक गलत तरीका है, आपको बच्चे में इंक्रीमेंटल व्यू को बढ़ावा देना है कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीमेंट किया जा सकता है यदि आप सीखते जाएं। तो लैक ऑफ एबिलिटी उसको लग रही है, यस टास्क डिफिकल्टी, उसने ये थोड़ी कहा मैथ्स खराब है या मुश्किल है इसलिए ये वाले सवाल मुश्किल है इसलिए नहीं हो रहे, उसने कहा मेरे अंदर क्षमता नहीं है। लक की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो इंटरनली एट्रीब्यूशन। लैक ऑफ एफर्ट नहीं, वो कह रहा है क्षमता ही नहीं है, मैं तो करता हूं तब भी नहीं होता। तो योग्यता का अभाव, वो किसको देख रहा है कि लैक ऑफ एबिलिटी है, और एबिलिटी के एंटिटी व्यू को देख रहा है वो, है ना। जबकि इंक्रीमेंटल व्यू को आपको देखना है कि एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग इन डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जब मोर नॉलेजेबल अदर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो आपसे ज्यादा जानता है किसी भी क्षेत्र में, वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वो दायरा जहां संभावना है कि उनका विकास हो सकता है ना। कुछ चीजें वो खुद से कर पा रहे हैं, कुछ चीजें मदद मिल जाए, जिसको हम ZPD कह रहे हैं, तो संभावना, यानी सीटेट का एग्जाम आप निकाल सकते हैं, सही मदद मिल जाए बस। तो विद इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अगर आपको हेल्प मिल जाए मोर नॉलेजेबल अदर की, तो बात बन जाएगी। जस्ट आउटसाइड नहीं, विद इन दिस जोन, फिजिकल एनवायरमेंट नहीं, ZPD। तो एक ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 26 को, तो असर्शन है कंसिडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी विकास की दर में विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो बच्चे समान
हाइट होनी चाहिए, फिर तो सेम दिन पे दोनों के दांत निकलने चाहिए, सेम दिन पे सारे काम करेंगे, ऐसा नहीं है ना। दर में अंतर है, पेस में अंतर है, पैटर्न सेम है, स्टेज सेम है कि हाँ 2 से 6 वर्ष के बच्चे को चाइल्डहुड में आप कह रहे हैं, लेकिन दर में, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, पेस ऑफ डेवलपमेंट, एक बच्चा है जो जल्दी चलना सीख लेता है, एक बच्चा जिसके थोड़े जल्दी दांत निकल जाते हैं, है ना। तो स्पीड या रेट, दर में भिन्नता होती है, पैटर्न सेम है विकास का, ऑर्डर सेम है, सीक्वेंस सेम है। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे के पक्के दांत पहले आगे बाद में दूध के दांत आएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पैटर्न तो सेम है, ऑर्डर सेम है, लेकिन रेट में भिन्नता होती है, विकास की दर में भिन्नता होती है। ये बात सही है। रीजन क्या है? डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशन, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, जिसमें हेरिडिटी के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंट के कौन कैसे कॉम्प्लेक्सली जुड़ा हुआ है हमें पता नहीं है, और उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो किसी में स्पीड ज्यादा होती है, किसी एक एस्पेक्ट की, किसी में कम होती है। तो ये बात सही है, रीजन सही दिया इसका। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड ऑप्शन सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, और ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ द मतलब गुड क्वेश्चंस कह लीजिए आप, डिफिकल्ट कह सकते हो, बट अगर आपको समझ आ जाए तो उसको डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, यानी चिन्हों को चिन्हों के जगह पे इस्तेमाल करने की क्षमता, सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल, कि मान लीजिए एक्स की एज या सीता की एज एक्स है। अब सीता की एज सच में एक्स थोड़ी होगी, कोई न्यूमरल होगी, कोई नंबर होगी, लेकिन हमने उसको एक्स मान लिया, यानी सिंबल को, अब वो नंबर मान लीजिए 32 साल भी है तो भी तो एक सिंबल ही है ना वो, भाई लैंग्वेज है या नंबर्स हैं, सब सिंबल्स ही हैं। तो एक नंबर, एक सिंबल को सिंबल की जगह पे रख दिया आपने, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को एब्स्ट्रैक्ट चीज की जगह पे मान लिया आपने, इमेजिन कर लिया। तो डेवलप्स ड्यूरिंग व्हाट, ये आएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में। कई लोगों को लगता है कि सिंबॉलिक थॉट आ जाता है प्री ऑपरेशनल में, तो यही हो जाएगा। तो सिर्फ सिंबल से सीखने की बात नहीं हुई है, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 नहीं सीखा उसने, यहां पे सिंबल को सिंबल की जगह रखना सीखा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगी है, अमूर्त चिंतन, जो सामने नहीं है उस पर सोच पाना, एज पता नहीं है उस पर सोच पा रहे हैं। एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न व्हाट, तो एक तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल है, हाँ। एलजेब्रा, कैलकुलस, एलजेब्रा में तो ये एक्स वाई जी यूज कर रहे हैं हम, ठीक। कंजर्वेशन तो पहले ही आ जाता है 7 से 11 में, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही नहीं हो सकता, थर्ड सही है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट स्टेज है पियाजे की 11+ ईयर्स वाली। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, आज आपको थकना नहीं है ना, देखिए पढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज, यानी पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का, मतलब जेंडर का, मेल और फीमेल की बात करें या अदर जेंडर की बात करें, कैसे हम प्रतिरूपण होता है, प्रतिनिधित्व कितना है और कैसे होता है, ठीक, यानी कैसे दर्शाया जाता है मीडिया में मेल्स और फीमेल्स को, है ना। कोई ऐड है जो कहता है व्हाई शुड बॉयज, या पता नहीं बॉयज हैव द फन, वो तो खैर वो उल्टा हो जाएगा, वो एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। या फिर किसी ऐड में सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि एडवेंचर सिर्फ पुरुष ही कर रहे हैं, तो वो थोड़ा स्टीरियोटाइप की तरफ हमें लेके जाएगा, ठीक। तो वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज व्हाट, तो अगर हम क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मैं अभी कह रही थी कि ज्यादातर जो घरेलू एड्स हैं, अब तो बदल गई है सिचुएशन थोड़ी, घरेलू बोले तो जहां पे किचन से रिलेटेड, कपड़े धोने से रिलेटेड, डिश वॉशर या आपका जो भी वो बर्तन धुलने के साबुन से लेके, शैम्पू से लेके, जितने भी ऐड हैं या तो ब्यूटी के अराउंड या फिर घर के काम के अराउंड आप देख रहे हैं, उसमें फीमेल्स को ही दिखाया जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों, तो इसका मतलब जो जेंडर स्टीरियोटाइप चल रहा है, स्टीरियोटाइप क्या है, जो हमेशा से चला आ रहा है, प्री कंसीव्ड नोशन है, जो दिमाग में मान लिया है समाज ने कि एडवेंचरस काम पुरुष करेंगे और घर के काम जो है महिलाएं करेंगी, तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, सच नहीं है, ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है ये। तो इस स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन किया जाएगा जब लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, और किया है लोगों ने, तभी आज आप देखते हैं कि सलमान खान आ जाते हैं एक डिश उसके वॉशिंग पाउडर के ऐड में, या फिर वो हुसैन जो आते थे हार्पिक के ऐड में, और मतलब आप डिफरेंट जेंडर को अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेडिटेशन नहीं करना है बैठ के, यहीं रहना है, सो जाओ, आंखें बंद कर लो, हैं। देखो, तो अगर हम बात करें क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी इससे क्या होगा, आप स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर तुम थक गए हो, राहुल को भेज दो, तुम चली जाओ घर। देखो एक बार, तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी आप जेंडर स्टीरियोटाइप को, मैसेज कर लो उसे, जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जब आप क्रिटिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, एनालाइज करो, है ना, अलग अलग पहलू दिखाओ। स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी को यहाँ पे कोई आप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हो। जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चा ये समझने लगता है 3 से 6 वर्ष के बीच में कि जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूँ वैसे मैं अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टेंट है।
तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। आइडेंटिटी का भी ऐसा यहाँ पे नहीं, डिस्करेजिंग नहीं, डिस्करेज तो क्या ही करेंगे, आप तो एनकरेज करेंगे कि जेंडर रोल फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही बचता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। 3 प्रकार का ओरिएंटेशन है। एक है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, जो आपका रणछोड़ दास छाछड़ था 3 इडियट में, यानी कि रेंचो जिसको हम कह रहे थे, आमिर खान का कैरेक्टर, कि उसको नंबर की नहीं पड़ी, डिग्री की नहीं पड़ी, बट उसको मास्टर बनना है, जो वो सीख रहा है उसमें बेस्ट उसको आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, कि फर्स्ट आना है, परफॉर्म करना है, चाहे रट के ही क्यों ना आए। तो वो चतुर जो था, है ना, वो चमत्कार को बलात्कार बोल रहा था, वो रट्टा है, तो वो परफॉर्मेंस पे ध्यान है। ओरिएंटेशन का है, सेंटर क्या है, परफॉर्मेंस, के फर्स्ट आना है या इतने नंबर लाने हैं। मास्टरी में लर्निंग पे ध्यान है, कि आपको बेस्ट सीखना है, सब कुछ आना चाहिए आपको। जब पूरा सिलेबस अच्छे से आपने पढ़ा होगा, नंबर अपने आप आ जाएंगे, ये मास्टरी ओरिएंटेशन है। नंबर लाने चाहे रट के लाएं, ये है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। और अगर हम बात करें, तीसरा है फेलियर। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन वाला वो चतुर का एग्जाम्पल हो गया, ये रेंचो लिख सकते हो आप यहाँ, ठीक है ना, जो भी। और यहाँ पे ये चतुर हो गया, वो मूवी याद कर लीजिए 3 इडियट। बहुत ही, मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ बहुत सालों से, और ये बहुत ही सही सा एग्जाम्पल याद रहता है। फेलियर अवॉइडेंस, यानी फेलियर से बचना है, किसी भी तरह से इतने नंबर आ जाएं कि पास हो जाएं। तो वो राजू रस्तोगी जो था, है ना, बस पास हो जाएं। तो फेलियर से बचना है, 90 नंबर आ जाएं सीटेट में किसी तरह से, बस फेल ना हो जाएं। तो ये 3 ओरिएंटेशन है, यानी 3 सेंटर हैं आपके काम करने के या सीखने के, जिसमें बेस्ट जो सेंटर है या लोकस ऑफ कंट्रोल है या ओरिएंटेशन है, वो है मास्टरी ओरिएंटेशन। तो आपको बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेशन की तरफ ही लेकर के जाना है, कि बच्चे का सीखने पे ध्यान हो, नंबर पे या फेलियर से डरने के लिए काम ना कर रहा हो, ठीक। तो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन है फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। नहीं, सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तो फर्स्ट आना, कंपीट करना दूसरों के साथ, फिर वो चतुर वाला ही एग्जांपल हो जाएगा। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, फोकस ऑन इंप्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। हाँ, आप अपनी स्किल्स को, अपने कौशलों को और किसी एक टॉपिक को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, नंबर आते रहेंगे। तो ये बात सही है, ये मास्टरी ओरिएंटेशन है, इसमें बाहर रीजन नहीं है, लर्निंग है मेन रीजन। फोकस ऑन अचीविंग अ हायर ग्रेड, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो गया। ये फेलियर अवॉइडेंस था, आई थिंक, सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपीटिंग, हाँ ये भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ही था। फोकस ऑन अवॉइडिंग, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं होता मास्टरी ओरिएंटेशन में, किसी से कॉम्पीट करना है आपको। अवॉइडिंग फेलियर, तो फेलियर अवॉइडेंस हो गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधार रहे हैं आप, तो मास्टर बनना चाह रहे हैं उस चीज के, इसीलिए मास्टरी ओरिएंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और बताइएगा 30वां सवाल क्या कहना चाहता है आपसे। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें आप सिर्फ नंबर नहीं देख रहे हैं, इंप्रूव कैसे किया जाए इस चीज के लिए फीडबैक मिलता है। असेसमेंट एज लर्निंग फॉर लर्निंग, ये सब इसी का पार्ट है। इंप्रूवमेंट का स्कोप है यहाँ। पेपर पेंसिल टेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। फटाफट से अब आप बताएंगे क्या सही है। देखिएगा, तो दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व करते हैं बच्चे को। हाँ ठीक है, बच्चा भी देख सकता है उसने क्या किया है, कैसे किया है। पोर्टफोलियो में प्रॉपर आपका सारा कच्चा चिट्ठा है, कैसे वर्क इन, एक होते हैं शोकेस पोर्टफोलियो, जिसमें जो भी बेस्ट अचीवमेंट है बच्चे की वो दिख रही है। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो में जैसे जैसे वो इंप्रूव हुआ है, जहां जहां इंप्रूवमेंट है वो सब भी दिखेगा। पोर्टफोलियो एक फाइल है जिसमें आपका सारा कच्चा चिट्ठा है, आपकी जितने भी मेन चीजें हैं वो वहां मिलेंगी। दे ऑफर इनसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, आपको देख लेना बच्चे के पक्ष में कौन सा ऑप्शन है। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, नहीं भाई, वर्क इन प्रोग्रेस है तो फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं होगी। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, कि बच्चे क्या सीख रहे हैं इसके बारे में ठोस सबूत प्रस्तुत करते हैं। तो ये ABD जो है यहाँ सही हो गया, 4th ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।